नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आने वाली 9 सितंबर की तारीख मोदी और शाह के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है, इम्तिहान का दिन है। और इम्तिहान का दिन इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति का इस दिन चुनाव है। और अगर इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए के कुछ सांसदों ने खेल कर दिया, यानी इधर की जगह उधर वोटिंग कर दी, तो गुजरात लॉबी के लिए, मोदी शाह के लिए मुसीबत की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का गुप्त मतदान यह जाहिर कर देगा कि मोदी के कई सांसद मोदी के ही साथ नहीं खड़े हैं। और तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त मोदी और शाह के लिए कैसा होने जा रहा है। अब सच्चाई यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार अमित शाह थोड़ा सा घबराए इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब वेंकैया नायडू का चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति का, या जगदीप धनखड़ का चुनाव हुआ था, उस वक्त मोदी और शाह के पास प्रचंड बहुमत थी। उनके इशारों पर सारे काम हो रहे थे। लेकिन आज की तारीख में मोदी अल्पमत में बैसाखियों की सरकार है। और अभी हाल में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सांसदों का चुनाव हुआ था, सेक्रेटरी का, उसमें अमित शाह का कैंडिडेट हार गया था, क्रॉस वोटिंग हुई थी। बागी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी जीत गए थे। और अमित शाह को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग अगर हो गई 9 सितंबर को तो फिर आगे क्या होगा। अब दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पर्दे के पीछे बड़े खेल हो रहे हैं और ज़्यादातर खेल जो हैं वो विपक्ष के नेता कर रहे हैं। जैसे खबर आ रही है कि कांग्रेस के दक्षिण भारत के चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिव कुमार, जो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूरा राज्य संभालते हैं, बल्कि यूं कहूं कि दक्षिण भारत की जो कांग्रेस की राजनीति है उसके बड़े खिलाड़ी हैं डीके शिव कुमार कर्नाटक में बीजेपी के 4-5 सांसदों के संपर्क में। और इस तरह की खबरें कन्नड़ मीडिया में आ रही हैं। यही नहीं, डीके शिव कुमार तमिलनाडु, बगल का जो पड़ोस का राज्य है तमिलनाडु, वहाँ भी उनकी दखल है डीके शिव कुमार की। और वहाँ वो एआईडीएमके के सांसदों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एआईडीएमके जयललिता जी की पार्टी रही है, आजकल कमज़ोर है, लेकिन इसके 4 सांसद, 4 एमपीज राज्यसभा में जो वोटिंग करेंगे। यूँ तो ये एनडीए में हैं, मोदी शाह के साथ हैं ये 4 सांसद, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि डीके शिव कुमार सेंधमारी कर रहे हैं इनके संपर्क में एआईडीएमके के। अब ये सांसद इस गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है गुजरात लॉबी के लिए। अब दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उपराष्ट्रपति का ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, जो 2 बार के बीजेपी के सांसद थे, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ये उम्मीदवार हैं इस चुनाव में। और विपक्ष की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे। और कहीं ना कहीं सुदर्शन रेड्डी की बड़ी इज्जत है। ह्यूमन राइट्स पे बहुत काम किया, ओबीसी पे बहुत काम किया, गरीबों के लिए बहुत काम किया। और भी कुछ बताऊंगा, नायडू बाबू के पुराने मित्र हैं, असम के भी वो चीफ जस्टिस रहे। इस चुनाव में जहां राधा कृष्णन पूरी तरह से मोदी पर निर्भर हैं, शाह पर निर्भर हैं, ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है, सीधे सज्जन व्यक्ति हैं राधा कृष्णन, नेटवर्क नहीं है। लेकिन सुदर्शन रेड्डी का एक बड़ा नेटवर्क है और ये खुद कोशिश कर रहे हैं। अभी बीच में अखिलेश यादव के पास गए थे, लखनऊ में मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये झारखंड चले गए, हेमंत सोरेन से मिले, कई मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं और सारे सांसदों को फ़ोन कर रहे हैं, वो चाहे बीजेपी का सांसद हो या कांग्रेस का सांसद हो, एनडीए का हो या अपोजिशन का हो, सबसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि सुदर्शन रेड्डी साहब ने फ़ोन घुमाया नायडू बाबू, किंग मेकर नायडू बाबू को, और नायडू बाबू से उनकी लंबी बातचीत हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि नायडू और सुदर्शन रेड्डी पुराने साथी। एक वक्त पर जब नायडू स्ट्रगल कर रहे थे पॉलिटिक्स में, तब रेड्डी साहब जो थे ये वकालत करते थे जज बनने से पहले, इन्होंने काफ़ी मदद की थी। तो पुरानी दोस्ती है और इसी दोस्ती के बिना पर नायडू साहब को फ़ोन लगाया, लंबी बातचीत हुई। और मुझे एक सांसद बता रहे थे कांग्रेस के कि नायडू बाबू ने कहीं ना कहीं दिलासा दिया, भरोसा दिलाया। और वैसे भी मैंने पहले कहा कि गुप्त मतदान है, कोई भी सांसद
किसी को भी वोट कर सकता है और इसका पता नहीं लग सकता क्योंकि सीक्रेट बैलेट है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बात नायडू बाबू पे खत्म नहीं हो रही है। सुदर्शन रेड्डी ने नवीन पटनायक साहब को फ़ोन मिलाया। हालांकि आजकल उनकी तबीयत नासाज है, उड़ीसा के कई बार के मुख्यमंत्री रहे। नवीन पटनायक इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके पास 7 सांसद हैं राज्यसभा में, जो इधर से उधर गए तो खेल हो सकता है। वैसे अमित शाह को लगता है कि नवीन पटनायक उनका समर्थन करेंगे, लेकिन नवीन पटनायक ने सुदर्शन रेड्डी को भरोसा दिलाया है कि हम आप ही का समर्थन करेंगे। ये एक बड़ी जीत हो सकती है सुदर्शन रेड्डी के लिए, अपोजिशन के लिए। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एक और डेवलपमेंट दक्षिण भारत में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जहां तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बीआरएस पार्टी के नेता के चंद्रशेखर राव के संपर्क में, यानी पर्दे के पीछे जो बीआरएस पार्टी जिसके 4 सांसद हैं राज्यसभा में, उनके साथ संपर्क में। अब अमित शाह को लगता है कि बीआरएस किसी ना किसी तरह ईडी सीबीआई का डर दिखा के ये हमको ही वोट देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जो बातचीत हो रही है वो रेवंत रेड्डी और के चंद्रशेखर राव के बीच में बातचीत हो रही है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, के चंद्रशेखर राव जो केसीआर के नाम से पॉपुलर है, केसीआर यूं तो पहले मोदी जी से उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन लिकर स्कैम में जो केजरीवाल वाला कांड था, लिकर स्कैम का, शराब का कांड था, उसमें अमित शाह ने केसीआर की बेटी कविता को जेल भेज दिया और तब से केसीआर जले भुने बैठे हैं दिल से, उनकी बेटी को जेल भेजा गया। और हो सकता है कि केसीआर बीजेपी के खिलाफ वोट करें, 4 सांसद, ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों, आज की जो स्थिति है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उसमें एनडीए के पास नंबर है। अगर आप देखें राज्यसभा और लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ही वोट करते हैं, सीक्रेट बैलेट से करते हैं, गुप्त मतदान से करते हैं, यानी पार्टी की लाइन से अलग हटकर भी वोट किया जा सकता है। कुल मिलाकर जो अभी स्थिति है उसमें एनडीए के पास 788, यानी लोकसभा के 543 और 245 राज्यसभा के 788 वोट हैं, जिसमें 425 के करीब मोदी जी के पास हैं। और आप कह सकते हैं कि विपक्ष की तुलना में 62 वोट ज़्यादा, यानी 62 सांसदों का समर्थन ज़्यादा है। सवाल इस बात का है कि अगर 20-25 सांसदों ने 9 सितंबर के दिन खेल कर दिया, इधर का वोट उधर डाल दिया, और गुप्त मतदान में ऐसा होता रहा है, क्रॉस वोटिंग होती रही है, अगर 20-25 सांसदों ने ही खेल कर दिया तो फिर 9 सितंबर के दिन कुछ भी हो सकता है। सवाल इस बात का है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है और क्रॉस वोटिंग विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी के पक्ष में होती है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह गुजरात लॉबी पर लगेगा, मोदी शाह पर लगेगा, क्योंकि एक मैसेज चला जाएगा, पूरे देश में एक मैसेज चला जाएगा कि मोदी के एनडीए के सांसद, मोदी के बीजेपी के सांसद मोदी के ही साथ नहीं, कई सांसद मोदी के साथ नहीं हैं। और अगर ये स्थिति होती है इस अग्नि परीक्षा में, इस इम्तिहान में, अगर मोदी फेल होते हैं, बात में हार जीत की नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्रॉस वोटिंग की कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए आप कि फिर आगे कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है। अब दोस्तों, उत्तर भारत में क्या हो रहा है? क्या उत्तर भारत में कुछ बीजेपी के सांसद, बागी टाइप के सांसद, राजीव प्रताप रूडी टाइप के सांसद, जिन्होंने एक बागी उम्मीदवार को क्रॉस वोटिंग करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिता दिया, अमित शाह को हरा दिया, इस तरह के सांसद क्या विपक्ष के संपर्क में है? क्या खिचड़ी पक रही है? और दक्षिण भारत, जहां कर्नाटक में बीजेपी का आप अच्छे से गढ़ कह सकते हैं, क्या वहाँ भी बातचीत हो रही है? आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है? बीआरएस के साथ क्या हो रहा है? नायडू बाबू की पार्टी के भीतर क्या है इस वक्त? और इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, जिनके पास 11 सांसद हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है? अंदर की खबर क्या है? मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे की जो लड़ाई चल रही है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर बारीक निगाह रखने वाले, बल्कि मैं कहूँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक पर बारीक निगाह रखने वाले राजशेखर राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। उनको सुनिए, काफ़ी खबरें आज उनके पास हैं। और उमाकांत जी को सुनिए जो कई सांसदों से, बीजेपी के सांसदों के टच में हैं, कांग्रेस के सांसदों के टच में, बातचीत पर नज़र रख रहे हैं। दोनों को सुनिए, तस्वीर क्लियर होगी कि जो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है, क्या इसमें वाकई खेल होने जा रहा है।
राव साहब, आपका एक कदम हैदराबाद में रहता है और एक कदम आपका बेंगलोर में रहता है। रेवंत रेड्डी और नायडू बाबू, उनकी राजनीति को भी आप परख रहे हैं और डीके शिव कुमार और बीजेपी की राजनीति भी आप देख रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि ये जो दक्षिण भारत के चाणक्य हैं, द मोस्ट पावरफुल डीके शिव कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, राहुल गांधी के सबसे खास लेफ्टिनेंट, क्या ये जो खबरें आ रही हैं हमको कन्नड़ मीडिया से कि वो बीजेपी के कुछ सांसदों पर सेंधमारी कर रहे हैं, वो कुछ तमिलनाडु में एआईडीएमके जिसके 4 सांसद हैं, उनसे भी कुछ पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। और सुनने में ये भी आया है कि डीके शिव कुमार ने कहा है कि जिस अमित शाह ने मुझे तिहाड़ जेल भेजा, मुझे अरेस्ट कराया ईडी से, इस मौके पर मैं अमित शाह को हैसियत बता दूंगा। ये इस तरह की उनकी सोच है सो डीके शिव कुमार की। जी सर, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। बेंगलुरु में कुछ बीजेपी के सांसदों से बैक चैनल कंसल्टेशन शुरू हुई है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। ओपनली पब्लिक की तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल जी। सर्कल्स में ये बात सुने आ रही है कि 3 से 4 सांसदों को कन्विंस करने में बेहद कोशिश कर रहे हैं डीके शिव कुमार। साथ ही साथ तमिलनाडु में एआईडीएमके जो भी सांसद है उनसे भी संपर्क में है, क्योंकि एआईडीएम के पास जयललिता के निधन के बाद में कोई चारिस्मेटिक लीडर नहीं रहा। हाल ही में एक नई पार्टी लॉन्च हुई है विजय जोसेफ का, और उसमें उसने अच्छी खासी जनता को आकर्षण करने में वो सफल रहे। तो आगे चलकर एआईडीएमके को एक नए नेता के तौर पर तलाशने की जरूरत पड़ गई। उसका मौका देखकर उन्हें कन्विंस करने में काफी हद तक कामयाब होने की संभावनाएं हैं डीके शिव कुमार जी को। इंडिया गठबंधन में एआईडीएम को लाने के लिए वो मेरे ख्याल से करीब सक्सेस होने के करीब है। ओके। चलिए अब देखना पड़ेगा, क्योंकि डीएमके भी है वहां पर और एआईडीएमके है। थोड़ा सा मतलब मामला मुलायम सिंह और मायावती टाइप का है वहां तमिलनाडु में, लेकिन डीके शिव कुमार तो डीके शिव कुमार है। लखड़ा साहब, जरा बाद में बात करूंगा मैं कि भाई रेवंत रेड्डी क्या करेंगे या एआईडीएमके के लोग टूटते कि नहीं टूटते। मुझे एक चीज बताइए, ये जो डीके शिव कुमार हैं, जिनको कहा जाता है सबसे पैसे वाले दक्षिण भारत के नेता हैं और काफी पावरफुल हैं, क्या ये बात सही है कि आज की तारीख में डीके शिव कुमार मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं? रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी, और कर्नाटक जिस तरह से उन्होंने अमित शाह से छीन लिया और कांग्रेस को जीत दिला दी, क्या डीके शिव कुमार वाकई आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के अमित शाह हैं वो, और खेल कर सकते हैं? देखिए दीपक जी, लोहे को काटने के लिए लोहे की तलाश की जाती है। ओहो, लोहे को लोहा काटता है, अमित शाह को डीके शिव कुमार काटता है। ओके जी, ओके। तो लोहे को काटने के लिए लोहे की तलाश है, और लोहा ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, और उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। कोई आज से नहीं संभाला हुआ है। जब ये नॉमिनेशन शुरू हुए थे, प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में हुई थी, और उस हाई लेवल मीटिंग में चूंकि दक्षिण भारत के दोनों कैंडिडेट हैं, तो वोट का जो मेजर चंक है और जो पोलराइजेशन होना है वोट्स का, वो दक्षिण भारत में होना है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को सौंपी गई है कि आप इसको कंट्रोल करें, मैनेज करें। देखिए, विपरीत परिस्थितियां हैं, कोई परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, नंबर आपके साथ नहीं है, अब नंबर आपके पास नहीं है को स्मूथली आप जीत सके। लेकिन नंबर ना होने के बावजूद भी अगर इतनी गंभीरता से चुनाव लड़ा जा रहा है और पूरी ताकत झोंकी हुई है डीके शिव कुमार और जो कांग्रेस के मैनेजर्स हैं, जो सुदर्शन रेड्डी के साथ के चुनाव को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इतना गंभीर चुनाव मैंने हाल के वर्षों में नहीं देखा। मतलब ये चुनाव एक तरफा नहीं है, 95 का अंतर है, 95 वोटों का अंतर है। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज बनी हुई है, और जो कैंडिडेट खुद हैं, जो सुदर्शन रेड्डी साहब जो कैंडिडेट हैं, वो अपने आप में मैंने देखा कि जिस दिन नॉमिनेशन दाखिल हुआ था और जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई थी, उस दिन मैं वहीं था, मेरे सामने घोषणा हुई। लेकिन वो धीरे धीरे करके अपनी स्थिति को उन्होंने काफी मजबूत बना लिया है। उसके उनका कारण है उनकी प्रोफाइल, उनका कारण है कि वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है,
किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है, और यही उनकी सबसे बड़ी मजबूती है, यही उनकी स्ट्रेंथ बन करके उभर आई है। जबकि उनके मुकाबले में जो सीपी राधाकृष्णन साहब है, वो बड़े सीधे सरल व्यक्ति है, और जो पार्टी ही उनकी स्ट्रेंथ है, पार्टी ही उनकी कमजोरी है, पार्टी के भीतर के लोग हैं, तो बाहर उनका कुछ नहीं है, बाहर पार्टी के बाहर उनका कुछ नहीं है। जी, आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं राधा कृष्णन, वो सिर्फ अमित शाह पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन सुदर्शन रेड्डी जो कांग्रेस या अपोजिशन के कैंडिडेट हैं, उनका अपना भी नेटवर्क, अपनी मेहनत भी वो कर रहे हैं और बहुत से वोट अपने दम पर वो लाएंगे। एक सवाल मैं करना चाह रहा था राव साहब, आप तो 24 घंटे हैदराबाद में बैठ के नायडू और रेवंत रेड्डी दोनों को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि रेवंत रेड्डी ने ही सुदर्शन रेड्डी को चुना, उन्होंने ही राहुल गांधी से कहा कि भाई ये आदमी है जो जस्टिस रहा सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी अच्छी छवि है, ओबीसी के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, अपना भी इसके पास वोट है और ये नायडू बाबू का भी दोस्त है, तो इसको आप अगर उम्मीदवार बनाते हैं तो खेल हो सकता है। और फिर राहुल गांधी ने शरद पवार को फोन किया, ममता बनर्जी से बात करी, तेजस्वी से बात करी, उद्धव ठाकरे से बात करी, अखिलेश यादव को कन्विंस किया और ये सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार बन गए। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ऐसा लोग कहते हैं, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, कि सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने से पहले रेवंत रेड्डी ने अपने गुरु, अपने पॉलिटिकल गुरु नायडू बाबू को फोन करके आशीर्वाद लिया था। क्या ये बात सही है कि रेवंत रेड्डी नायडू बाबू से सलाह लेकर ही आगे बढ़ते हैं, भले वो कांग्रेस में है रेवंत रेड्डी? नहीं, वो किसी भी मुद्दे पर, मतलब जब भी पॉलिटिकल बात आती है तो किसी भी मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू के सलाह के बिना रेवंत रेड्डी कुछ आगे नहीं बढ़ते। और जब रेवंत रेड्डी की बेटी की सगाई हो रही थी तो तब वो जेल में थे, तो चंद्रबाबू नायडू खुद वहां खड़े होकर अपने कंधों पर बेटी का जो फंक्शन है वो खुद ओहो, जी ओ माय जी गॉड, ओ माय गॉड। जब तो उतने करीबी रिश्ते, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी रेवंत रेड्डी जेल में थे तो उनकी बेटी की सगाई का पूरा जिम्मा चंद्रबाबू नायडू ने इंतजाम। अपने बेटी मानकर, उनको पोती मानकर उनका सगाई का जिम्मा उन्होंने उठाया। तो फैमिली कितने करीबी, मतलब जैसे आपको बता रहा हूं कि अंदाजा हो जाए कि कितने करीबी रिश्ते हैं उनके। जी, तो एक चीज और, आज मैं देख रहा था राव साहब, इंडिया टुडे उसके इंटरव्यू था रेवंत रेड्डी का, और वहां वो नारा लोकेश जो नायडू बाबू के बेटे उनकी तारीफ कर रहे थे, नायडू बाबू की तारीफ कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि नायडू बाबू को अल्टीमेटली रेवंत रेड्डी कन्विंस कर देंगे, और क्या टीडीपी के कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? क्योंकि ये तो सीक्रेट बैलेट है, पता तो लगेगा नहीं किसने किसको वोट दिया। भाई गुप्त मतदान महाकल्याण। जी बिल्कुल। सर इसमें एक बात सुना, एक सुबह से एक बात चल रही है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में नेक टू नेक आ जाए तो तुरंत अविश्वास प्रस्ताव रखने की भी बात हो सकती है। इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मार्जिन का अंतर जो है नेक टू नेक लेके आने की कोशिश हो रही है। जो 1995 का आंकड़ा है उसको 20-25 के पास अगर लेकर आ जाए तो तुरंत विंटर सेशन में अविश्वास प्रस्ताव का भी बातें आज सुबह से चल रही है। तो इसके लिए सीक्रेट बैलेट का हवाला देकर कुछ क्रॉस वोटिंग की भी प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है अगर चंद्रबाबू नायडू को यह दिखाया जाए कि उत्तर भारत से और कहीं और से हमने 20-25 लोगों को मना लिया है तो आप भी आ जाइए, तो चंद्रबाबू नायडू कन्विंस होने में पीछे नहीं शायद हट सकते हैं। ओके, बड़ी बात राव साहब ने कही। 30-40 वर्षों से नायडू बाबू को, रेवंत रेड्डी को, इन सबको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं नायडू बाबू की राजनीति को। इनका ये कहना है कि रेवंत रेड्डी भले ही चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के हैं तेलंगाना के, लेकिन असली चेले वो नायडू बाबू के हैं, और नायडू बाबू से पूछ कर ही वो राजनीति में 2 कदम आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर लखड़ा साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई है तो सीक्रेट बैलेट, किसने किसको वोट दिया इसकी तो पकड़ है नहीं, चुपचाप गए वोट देके चले आए, तो क्या तेलुगु जमीर जाग सकता है? नायडू बाबू को अपनी पुरानी दोस्ती याद आ सकती है सुदर्शन रेड्डी के साथ, कि वो जस्टिस जिन्होंने उनकी बड़ी मदद करी उनके कैरियर को बढ़ाने में। क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है? आप तो कई उपराष्ट्रपति के चुनाव देख चुके हैं।
क्रॉस वोटिंग 100% होनी है, ये मैं आपको बता दूं। कोई कोई चीज, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, क्रॉस वोटिंग को कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसा जो मेरे पास रिपोर्ट्स देखिए हैं। एक मिनट लखेड़ा जी साहब, भाई आपने कहा जी क्रॉस वोटिंग को कोई रोक नहीं सकता। हमने 2014 के बाद मोदी को देखा, वेंकैया नायडू का चुनाव देखा, 2019 के बाद हमने धनखड़ का चुनाव देखा है। भाई धनखड़ हो, वेंकैया नायडू, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, सबके सब मोदी जी को चले गए। तो अब ऐसा क्या हो गया 2025 में कि आपको लग रहा है क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? देखिए 2022 में जब धनखड़ जीते थे तो वो एक तरफा चुनाव था, एक तरफा था, मतलब पहले दिन से ही पता था कि कौन मोदी जीत जी रहा की और टूटी बोल सिंबॉलिक रही थी, इलेक्शन था, फॉर्मेलिटी मोदी जी थी। के पास लेकिन ताकत थी। आज हालत ये है दीपक जी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो इस देश को, पार्टी बीजेपी को और देश को और एनडीए को कंट्रोल करते हैं रिमोट से, उनकी पॉलिटिकल हालत, उनकी स्ट्रेंथ देखिए ना कि कितने वो जर्जर, कितने वीक, कितने कमजोर, कितने एक्सपोज हो चुके अल्पमत में। हैं कि पार्टी अल्पमत में तो है ही। 2022 में तो प्रचंड था, प्रचंड बहुमत था। 2024 में तो बैसाखियों के सहारे पूरा सवारियां हो रही हैं, सरकार को घसीट रहे बैसाखी के सहारे। और आज हालत यह है कि आप पार्लियामेंट नहीं चला पा रहे हैं, सरकार की हिम्मत नहीं है कि पार्लियामेंट चला पाए। लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में अपोजिशन पार्टीज जब खड़ा हो रहा है, एकजुट हो रहा है, आप ये देखिए कि अपोजिशन पार्टी की एकजुटता नंबर एक फैक्टर है। नंबर दूसरी बात है कि सेंधमारी की पर्याप्त संभावनाएं हैं। और देखिए जैसे बीजू जनता दल है, नवीन पटनायक से आज 8 दिन पहले मेरे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, सुदर्शन रेड्डी साहब की फोन पर बातचीत हुई और उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि उनके पार्टी ने कहा हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन देखिए नवीन पटनायक तो भुवनेश्वर में बैठे हैं, लेकिन वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है सुदर्शन रेड्डी कि नवीन पटनायक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे वोट दे रहे हैं। अच्छा, बीजेपी अब 425 में तो नवीन पटनायक को भी गिन रही है, बीजेपी तो गिन रही ना। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी में जो भीतर ज्वाला भड़क रही है, जो असंतोष और प्रतिशोध की जो ज्वाला भड़क रही है, उसमें कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरी जानकारी ये है, वो कह रहे हैं कि इनको ठिकाने लगाने का, गुजरात लॉबी को ठिकाने लगाने का यही मौका है, ताबूत में कील ठोकने का, ऐसी मेरे पास खबरें हैं। तो वो जो है, जो बुरी तरह नाराज है, असंतुष्ट हैं, उनको जलील किया जा रहा है बीजेपी के एमपीज को, वो अब बदला नहीं लेंगे तो कब लेंगे? तो सवाल ये है कि अगर 10 लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के अगर 10 लोग भी क्रॉस वोटिंग करते हैं, मैं ये नहीं कर, यहां मुद्दा ये नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये इश्यू नहीं है। इश्यू है कि मैसिव पैमाने पर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग होगी, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 30 हो, लेकिन एनडीए से क्रॉस वोटिंग होने जा रही है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। जी लखेड़ा साहब बड़े तजुर्बेकार पत्रकार है, एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कही। इन्होंने कहा कि देखिए हार जीत आंकड़ा तो मोदी शाह के पास है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उनका कैंडिडेट जीत जाए ये ताज्जुब की बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हो गई, अगर बीजेपी और एनडीए के कुछ सांसदों ने इधर वोट कर दिया, तो अमित शाह के लिए खतरे की घंटी बज सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो बगावत है, उसका जो धुआं है, वो उठते हुए हमें दिखेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये वो कह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है अमित शाह के लिए और मोदी के लिए। और आप कह सकते हैं कि जो गुप्त मतदान है, यही सबसे बड़ी चाबी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त है सुदर्शन रेड्डी, अपोजिशन के उम्मीदवार की, उन्हें कहीं ना कहीं वोट मिलेंगे जो उनकी संख्या बल से ज्यादा होंगे। चलते चलते एक सवाल राव साहब बता दीजिए, आपके हैदराबाद का ही सवाल है, बहुत आसान सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास 100% जानकारी होगी। ये जो बीआरएस पार्टी है केसीआर की, जिनकी लड़की को मोदी जी ने जेल भेजा था केजरीवाल वाले मामले में, लिकर स्कैम की मैं बात कर रहा हूं, और तब से बहुत नाराज हैं। क्या बीआरएस, जिसके 4 सांसद हैं उसके, क्या बीआरएस आपको लगता है वो रेवंत रेड्डी यानी कांग्रेस के साथ जा सकता है कम से कम इस इशू में? क्या रेवंत रेड्डी बीआरएस को के साथ कोई डील कर रहे हैं पर्दे के पीछे? क्योंकि बीआरएस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उन्होंने अभी ये नहीं कहा है कि हम अपोजिशन के साथ जाएंगे या मोदी शाह के साथ जाएंगे। क्या कोई ऐसी डील चल रही है रेवंत रेड्डी की केसीआर के साथ?
सर 2 महीने पहले बीआरएस को बीजेपी में विलय करने की बातें चल रही थी अगस्त या जुलाई या अगस्त में, और जी। अचानक उसे होल्ड पर रख दिया गया। ओके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी केसीआर ने जान लिया कि बीजेपी एक डूबती हुई नैया है, उसके साथ जाना ठीक नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ जाने के ज्यादा आसार हैं। और वो उम्मीदवार जो है सुदर्शन रेड्डी जो है वो तेलंगाना के आदमी है, हैदराबाद के बगल में जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है वहां के आदमी है, और तेलंगाना का जो मूवमेंट है उसमें उनका सहयोग रहा है। तो अपना ही घर का आदमी को क्यों हराएंगे भला? ओके। तो ओके। केसीआर को कन्विंस करने में रेवंत रेड्डी को उतनी कठिनाई नहीं होगी। अरे अपना घर का आदमी है, अपना घर के आदमी के साथ खड़ा नहीं होंगे तो क्या तुम कैसे तेलंगाना के नेता हो? ओके, घर की बात है, कह रहे हैं घर की बात है, घर का आदमी खड़ा है भाई चुनाव में उपराष्ट्रपति के, तो क्यों नहीं वोट देंगे। और वैसे भी ये एक ऐसा चुनाव है दोस्तों कि मुंह पर आप मोदी जी से कह सकते हैं कि भाई हम तो आप ही को वोट देंगे, शाह साहब आप ही को वोट देंगे, लेकिन क्योंकि गुप्त मतदान है वोट इधर दे दीजिए, सबूत तो हो ही नहीं किसी का, और ना ही ये इस वोट की पहचान होती है सीक्रेट बैलेट की। चलते चलते एक सवाल आपसे भी पूछूं लखेड़ा साहब, आपको क्या लग रहा है जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं, आप खड़गे साहब से भी बातचीत कर रहे हैं, आपकी बातचीत जो है अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इनके लोगों से भी हो रही, क्या आपको हिंट मिल रही है कि क्रॉस वोटिंग होगी और कुछ हमको अजीबोगरीब नतीजा देखने को मिल सकता है, जो हमने 2024 के लोकसभा हाँ, चुनाव में देखा हमने जो नतीजा? देखिए क्रॉस वोटिंग का चांस है। पवन कल्याण को खुद फोन किया सुदर्शन रेड्डी साहब ने, या तो वो मना कर दें कि हमसे फोन नहीं किया, नवीन पटनायक मना कर दें कि हमको फोन नहीं किया, चंद्रबाबू नायडू मना कर दें हमको फोन नहीं किया, इन सारे नेताओं को सुदर्शन रेड्डी साहब फोन कर चुके हैं। और ओके। कईयों से तो 2-2 3 दिन बाद फोन से बात हो गई है। और उन सब लोगों को ये आश्वासन मिला है, छोटी छोटी पार्टियां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो बहुत आश्वस्त हैं वो सुदर्शन रेड्डी साहब कि वहां से उनको मैसिव सपोर्ट है अक्रॉस द पार्टी लाइन। तो एक बड़ी चीज ये है। दूसरी बात है कि कोई भी जो अपोजिशन अलायंस होता था, पहले जो मैंने देखा कि एक अपोजिशन के कैंडिडेट खड़े करते थे लेकिन वहां टूट फूट हो जाती थी, क्षेत्रवाद के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। इस बार नहीं है सर। पहली बार मैं देख रहा हूं, पहली बार इवन एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम पर भी फूट हो गई थी। मैं पहली बार देख रहा हूं कि पूरा अपोजिशन, चाहे वो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से बाहर भाग गया, वो जोड़ तोड़ पर लगे हुए हैं कि सुदर्शन रेड्डी के लिए काम कर रहा है। ये जो चीजें हो रही हैं, ये बड़ी यूनिक चीजें हो रही है। और जी ये बड़ी यूनिक चीजें हो रही है। ये जो इससे बड़ी दहशत और बड़ा हलचल है और बहुत बेचैनी है गुजरात लॉबी के कैंप में। बिल्कुल बड़ी बात जो है आखिर में कह गए लखेड़ा साहब, उन्होंने कहा कि पहली बार मैं चुनाव देख रहा हूं, कई उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव कवर किए, पहली बार ये कह रहे हैं कि पूरा अपोजिशन एक है और आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस से अपनी दूरी बना चुकी वो भी कोशिश कर रही है कि किसी सूरत से रेड्डी को 2-4 वोट एक्स्ट्रा मिल जाए। तो हर आदमी रेड्डी के दान में दान करना चाह रहा है, और वैसे में क्या होगा ये तो हमें 9 सितंबर के बाद ही पता लगेगा। लेकिन एक बात और है जो मैं कहना चाहूंगा कि अमित शाह की तरफ से भी पूरी कोशिश होगी, और ये ऐसा चुनाव होगा जहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भी खेल करेगी। ऐसा नहीं है, खेल उधर से भी होगा। हमें अमित शाह को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी साम, दंड, लोभ, मोह, क्रोध सारे अस्त्र जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे राव साहब, जल्दी बोलिए, टाइम कम है। पवन कल्याण की बात आ गई तो मैं एक पवन कल्याण का एक खुलासा कर दूं। पिछले 1 साल पहले अपने आप को अनअपोलोजेटिक सनातनी हिंदू कहने वाले पवन कल्याण, कल एक उनका पार्टी का एक मीटिंग हो रहा था, उसमें कहा कि मैं सेक्युलर हूं। तो हिंदुत्व से सेक्युलर की ओर आ रहे हैं पवन कल्याण, जिनके पास 2 सांसद है, ये भी एक इशारा हो सकता है। पवन कल्याण जो मोदी जी के अपने को, मोदी जी ने कहा था ये पवन कल्याण आंधी है, ये वो इस वक्त अपने को सेकुलर कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पवन कल्याण की अब लाइन क्या होगी। आज लखेड़ा साहब ने और राव साहब ने कई खुलासे किए, और दोस्तों मैं कह रहा हूं और लास्ट पे फिर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी भी जो संख्या बल है, जो गिनती है वोटों की, वो मोदी और अमित शाह के साथ है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हुई गुप्त मतदान में, तो फिर हो सकता है कि कुछ भी खेल हो सकता है 9 तारीख को। देखते हैं क्या होता है। पर्दे के पीछे
तमाम इस वक्त राजनीतिक अस्त्र शस्त्र तीर चल रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि दिल्ली दरबार के में जो भी हो रहा है पर्दे के सामने या पर्दे के पीछे मैं आपको बताता चलूंगा। और जब राव साहब और लखेड़ा साहब जैसे जानकार हों तो फिर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज है सबसे पहले इसी चैनल पे आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत राव साहब, आज आपने डीके शिव कुमार के बारे में हाईलाइट किया। लखेड़ा साहब आपने भी बताया कि भाई नवीन पटनायक को खुद फोन किया सुदर्शन रेड्डी ने, और नवीन पटनायक ने कहा कि हम आपके साथ जाएंगे भले मोदी जी को हम वचन दे चुके हो। तो खैर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बड़ा दिलचस्प ये चुनाव होने जा रहा है और कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा है चाणक्य की, मोदी जी के चाणक्य की, कि क्या चाणक्य मोदी जी की नाव उपराष्ट्रपति चुनाव में पार लगाते हैं या नहीं लगाते। और अगर किरकिरी हुई तो फिर आगे कुछ भी हो सकता है, विश्वास प्रस्ताव तक आ सकता है। ये बात राव साहब ने की। थैंक यू सो मच राव साहब, थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।